एक रहस्यमयी द्वीप जो बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। वहाँ चारों ओर विशाल तितलियां उड़ रही होती हैं। ये नजारा देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो वे खुद बहुत छोटे हो गए हों। तभी पीछे से एक हाथी की दहाड़ सुनाई देती है। हैरानी की बात यह होती है कि वहाँ का हाथी भी बहुत छोटा होता है। खूबसूरत लड़की कहती है, हमें वापस समुद्र किनारे जाना चाहिए और वहाँ से मदद बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर हैंडसम जवाब देता है, वहाँ तो सिर्फ एक भयानक तूफान है जिसने जहाज को डुबो दिया था। ऐसी जगह से हम मदद कैसे बुलाएंगे। शॉन की बात सुनकर खूबसूरत लड़की उसकी बात मान जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। इसके बाद सभी लोग हैंडसम के दादाजी की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए वे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक हट्टे कट्टे का पैर एक पत्थर में धंस जाता है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वे पत्थर नहीं बल्कि विशालकाय अंडे हैं। वहाँ ऐसे अनगिनत अंडे फैले हुए होते हैं। यह देखकर सब सोचने लगते हैं कि अगर अंडे इतने बड़े हैं तो उन्हें देने वाला जीव कितना विशाल होगा। तभी हट्टे कट्टे की नजर उन अंडों की मां पर पड़ती है। वह एक डरावनी और विशालकाय छिपकली होती है। उसे देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। वे चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चुरकट जिस अंडे पर खड़ा होता है वो अचानक छिटकने लगता है। ये देखकर चुरकट की फट जाती है, लेकिन तभी अंडा फूट जाता है और वो उसमें गिर जाता है। अंदर चुरकट उस छिपकली के पिल्ले को देखकर डर जाता है और वो अंडे से चूजे की तरह निकल जाता है। लेकिन तभी छिपकली उन्हें देख लेती है और उनके पीछे पड़ जाती है। अपनी ओर आती हुई उस विशाल छिपकली को देखकर सभी जान बचाकर भागने लगते हैं। उसी दौरान छिपकली खूबसूरत लड़की पर हमला करने ही वाली होती है कि हैंडसम तुरंत एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। पत्थर लगते ही छिपकली गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हैंडसम के पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ ही पलों में वह हैंडसम को पकड़ लेती है और उसे निगलने वाली होती है, लेकिन हैंडसम आखिरी क्षण में खुद को बचा लेता है। इसके बाद सभी लोग पूरी ताकत से वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी वह विशाल छिपकली उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनका रास्ता रोक लेती है। दरअसल इस फाड़ू कहानी की शुरुआत शॉन नाम के एक बुद्धबक से होती है जो पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए तेजी से भाग रहा होता है। उसने बिना अनुमति एक सैटेलाइट टावर में प्रवेश कर लिया था, जिसके कारण पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। भागते भागते शॉन अपनी बाइक को एक ऊंचे हिस्से से उछाल देता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे एक स्विमिंग पूल में जा गिरता है। पुलिस शॉन के सौतेले पिता हैंक को बुलाती है। हैंक वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन शॉन अभी भी उससे नाराज रहता है और उससे ठीक तरह से बात नहीं करता। हैंक उससे पूछता है कि आखिर वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। जवाब में शॉन बताता है कि वह एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में लगा हुआ है। शॉन के पास कुछ पुराने संदेश और दस्तावेज होते हैं, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पाता। उसे पता चलता है कि हैंक उन संकेतों और भाषाओं को पढ़ सकता है। यह जानकर शॉन उत्साहित हो जाता है और हैंक से मदद मांगता है। हैंक उन संदेशों का अध्ययन करता है और उन्हें पढ़कर सुनाता है। हालांकि 3 अलग अलग पुस्तकों में लिखे गए संकेत एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे दोनों उलझन में पड़ जाते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद हैंक एक नई संभावना पर ध्यान देता है। वह तीनों पुस्तकों के कुछ हिस्सों की तुलना करता है और समझता है कि असली संदेश को जोड़ने के लिए अलग अलग संकेतों को एक साथ देखना होगा। इसके बावजूद हैंक को पूरी बात पर भरोसा नहीं होता। वह शॉन से कहता है कि केवल किसी अज्ञात रेडियो संदेश के आधार पर किसी अनजान जगह की तलाश में निकल जाना समझदारी नहीं है। शॉन उसकी बात का विरोध करता है। वह कहता है कि संदेश भेजने वाला कोई पागल व्यक्ति नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं। शॉन बताता है कि उसके दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी उस रहस्यमयी द्वीप की खोज में लगा दी थी और अब जब उन्हें उसका सुराग मिल गया है तो वह वहां जाने के लिए तैयार है। ये कहकर शॉन वहां से चला जाता है। बाद में हैंक इस विषय पर अपनी पत्नी से चर्चा करता है। शॉन की माँ भी इस मामले को लेकर चिंतित और नाराज दिखाई देती है। काफी सोचने के बाद अगली सुबह हैंक एक फैसला करता है। वह स्वयं शॉन के साथ उस स्थान की यात्रा पर जाने के लिए 2 टिकट लेकर आता है। जब शॉन यह देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद दोनों उस रहस्यमयी द्वीप की तलाश में निकल पड़ते हैं और अपनी यात्रा के दौरान एक तटीय इलाके में पहुंचते हैं। वहां शॉन एक नाव के मालिक को अपने फोन में दिखाई गई लोकेशन दिखाकर पूछता है कि क्या वह उन्हें उस द्वीप तक पहुंचा सकता है। नाव का मालिक लोकेशन देखते ही मना कर देता है। वह कहता है कि उस क्षेत्र में कोई द्वीप मौजूद नहीं है। उसके अनुसार वह जगह जहाजों का कब्रिस्तान कहलाती है, जहां जाने वाले लोग अक्सर लौटकर वापस नहीं आते। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगता है। शॉन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर वह उन्हें वहां तक ले जाए तो वे उसे $1000 दे सकते हैं। उनकी यह बातचीत पास में खड़ा एक दूसरा नाविक सुन लेता है, जिसका नाम गबातो होता है। गबातो तुरंत अपनी बेटी को आवाज लगाता है और उसका परिचय बड़े गर्व से कराता है। कुछ ही क्षणों बाद उसकी बेटी बाहर आती है, जिसका नाम कैलानी होता है। कैलानी को देखते ही शॉन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। पहली ही मुलाकात में वह उससे प्रभावित हो जाता है। इसके बाद शॉन उन्हें अपनी खोज के बारे में बताता है और फोन में वही लोकेशन दिखाकर कहता है कि उन्हें उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचना है। यहीं से उनकी रोमांचक यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। फोन में दिखाई गई लोकेशन को देखते ही कैलानी तुरंत मना कर देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उस खतरनाक इलाके में कोई समझदार इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वह और उसके पिता भी वहां नहीं जाने वाले। लेकिन गाबातो
इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। वह कैलानी को समझाता है कि सामने वाले लोग इस सफर के लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार हैं। ये सुनते ही कैलानी सीधे हैंक की ओर देखती है और कहती है कि अगर उन्हें सचमुच वहां जाना है तो उन्हें $2000 देने होंगे। हैंक यह रकम सुनकर हैरान रह जाता है और उसे पागलपन भरी मांग बताकर इनकार कर देता है। कैलानी भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह तुरंत अपनी शर्त बदलते हुए कहती है कि अब कीमत $3000 होगी और अगर यह मंजूर नहीं है तो वे किसी और को ढूंढ सकते हैं। हैंक कुछ पल के लिए शॉन की तरफ देखता है। शॉन के चेहरे पर उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने की जबरदस्त उत्सुकता साफ दिखाई दे रही होती है। आखिरकार हैंक मजबूर होकर कैलानी की शर्त मान लेता है। इसके बाद सभी लोग उस अनजान और रहस्यमयी द्वीप की दिशा में यात्रा शुरू कर देते हैं। सफर के दौरान शॉन कैलानी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है। वह उससे बातचीत शुरू करना चाहता है, लेकिन कैलानी उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। उल्टा उसकी बातों का ऐसा जवाब देती है कि शॉन पूरी तरह असहज हो जाता है और उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। इसी बीच मौसम अचानक करवट लेता है। देखते ही देखते एक विशाल और खतरनाक तूफान उनके सामने खड़ा हो जाता है। कैलानी स्थिति को समझते हुए कहती है कि उन्हें तूफान से दूर रहकर सुरक्षित रास्ते से निकलना चाहिए, लेकिन शॉन अपने नक्शे और संकेतों का हवाला देते हुए कहता है कि जिस द्वीप की वे तलाश कर रहे हैं वह इसी तूफान के बीच मौजूद है। कैलानी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि वहाँ कोई द्वीप नहीं हो सकता। तभी उनकी उड़ान में समस्या आ जाती है और हेलीकॉप्टर का नियंत्रण प्रभावित होने लगता है। उसी समय उनके सामने समुद्र में बना एक विशाल भंवर दिखाई देता है। उसे देखकर कैलानी घबरा जाती है और अपने पिता से तुरंत वहां से निकलने को कहती है, लेकिन शॉन एक पुरानी किताब निकालकर उसमें लिखे संकेत पढ़ता है और दावा करता है कि उन्हें उसी भंवर के केंद्र में जाना होगा। हैंक को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गबातों से कहता है कि सबको सुरक्षित बाहर निकालो और इस पागलपन से दूर रहो, परंतु हालात उनके हाथ में नहीं रहते। अचानक बिजली हेलीकॉप्टर पर गिरती है। तेज झटके के कारण हेलीकॉप्टर पूरी तरह नियंत्रण खो देता है और सीधे उस विशाल भंवर की ओर खींचने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह भंवर के बीच पहुंच जाता है। उस समय सभी को लगता है कि अब उनका बचना लगभग असंभव है। आखिरकार हेलीकॉप्टर समुद्र में गिर जाता है। कुछ समय बाद शॉन की आंख खुलती है। होश में आते ही वह खुद को एक अजीब और अनजानी जगह पर पाता है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसे एहसास होता है कि वे किसी रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच चुके हैं। यह देखकर हैंक भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि शॉन की बात सच साबित हो जाएगी। थोड़ी दूरी पर गबाटो भी दिखाई देता है। वह घबराया हुआ इधर उधर देख रहा होता है और शिकायत करता है कि उसे लग रहा है जैसे उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया हो। लेकिन जब हैंक और शॉन उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अब सभी को विश्वास हो जाता है कि शॉन गलत नहीं था। सचमुच उस तूफान और भंवर के पार एक रहस्यमयी द्वीप मौजूद है। इसके बाद वे आसपास का निरीक्षण करना शुरू करते हैं। कुछ खोजबीन करने पर शॉन को आगे जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। सभी लोग उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। रास्ता उन्हें एक गुफा के भीतर ले जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ होता है, लेकिन चलते चलते उन्हें दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। उम्मीद की उस किरण को देखकर सभी लोग तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं। आखिरकार वे गुफा से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गुफा के बाहर फैले दृश्य पर पड़ती है, सभी लोग हैरानी से स्तब्ध रह जाते हैं। उनके सामने ऐसा नजारा होता है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। गुफा से बाहर निकलते ही सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उनके सामने एक अद्भुत और रहस्यमयी द्वीप फैला हुआ होता है। चारों तरफ हरियाली, अनोखे पेड़ पौधे और रंग बिरंगी विशाल तितलियां दिखाई दे रही होती हैं। उन तितलियों का आकार इतना बड़ा होता है कि कुछ देर के लिए सभी को लगता है मानो वे खुद ही छोटे हो गए हों। तभी अचानक पीछे से हाथी की तेज गर्जना जैसी आवाज सुनाई देती है। सभी घबराकर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वहां मौजूद हाथी असामान्य रूप से छोटा दिखाई देता है। इस अजीब दृश्य को देखकर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस द्वीप पर क्या हो रहा है। कैलानी स्थिति को देखते हुए सुझाव देती है कि उन्हें वापस समुद्र तट पर जाना चाहिए और वहां से किसी तरह मदद बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन शॉन उसे याद दिलाता है कि समुद्र के आसपास केवल वही खतरनाक तूफान मौजूद है जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। ऐसी स्थिति में बाहरी दुनिया से संपर्क करना लगभग असंभव था। शॉन की बात सुनकर कैलानी भी मान जाती है और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब सभी लोग शॉन के दादाजी की तलाश में द्वीप के अंदर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें जमीन पर फैले कई विशाल गोलाकार पत्थर दिखाई देते हैं। वे सावधानी से उन पर चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हैंक का पैर उनमें से एक के अंदर धंस जाता है। यहीं उन्हें एहसास होता है कि वे पत्थर नहीं बल्कि विशाल आकार के अंडे हैं। चारों ओर ऐसे ही अनेक अंडे बिखरे पड़े होते हैं। ये देखकर सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, अगर अंडे इतने बड़े हैं तो इन्हें देने वाला जीव कितना विशाल होगा। उनका जवाब उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं कराता। कुछ ही क्षणों बाद हैंक की नजर अंडों की असली मालिक पर पड़ती है। वह एक बेहद विशाल छिपकली जैसी प्राणी होती है जिसका आकार किसी भी सामान्य जीव से कई गुना बड़ा था। उसे देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे बिना आवाज किए धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गबातो गलती से एक अंडे से टकरा
टकरा जाता है। आवाज सुनते ही वह विशाल जीव सतर्क हो जाता है और उनकी ओर देखने लगता है। अगले ही पल वह तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब सभी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते एक समय ऐसा आता है जब वह विशाल छिपकली कैलानी के बेहद करीब पहुंच जाती है और उस पर हमला करने वाली होती है। उसी समय शॉन हिम्मत दिखाते हुए एक पत्थर उठाकर छिपकली की ओर फेंकता है। पत्थर लगते ही जीव का ध्यान कैलानी से हटकर शॉन पर केंद्रित हो जाता है। गुस्से से भरी वह छिपकली अब शॉन के पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ ही देर में वह शॉन को लगभग पकड़ लेती है और ऐसा लगता है कि अब वह उसका शिकार बन जाएगा। लेकिन आखिरी क्षण में शॉन किसी तरह बच निकलता है और दौड़ते हुए बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद वह विशाल जीव अचानक उनके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। ऐसा लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अचानक कोई व्यक्ति सामने आता है और सही समय पर उनकी मदद कर देता है। वह और कोई नहीं बल्कि शॉन के दादाजी होते हैं। करीब 2 साल बाद अपने दादाजी को देखकर शॉन बेहद भावुक हो जाता है। वह दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे गले मिल लेता है। इसके बाद शॉन अपने साथ आए सभी लोगों का परिचय उनसे कराता है। बातचीत के दौरान हैंक बताता है कि उसी ने उस रहस्यमयी कोड को समझा था जिसकी मदद से वे इस द्वीप तक पहुंच पाए हैं। वह यह भी बताता है कि वह शॉन का सौतेला पिता है। यह सुनकर शॉन के दादाजी मुस्कुराते हैं और हल्के फुल्के अंदाज में हैंक की खिंचाई करते हुए कहते हैं कि शायद इसी वजह से उन्हें यहाँ पहुँचने में इतना समय लग गया। उनकी बात सुनकर माहौल थोड़ा मजाकिया हो जाता है और हैंक भी निरुत्तर रह जाता है। इसके बाद शॉन के दादाजी सभी को अपने साथ रहने की जगह पर ले जाते हैं। उनका घर एक अनोखे ट्री हाउस की तरह बना हुआ होता है, लेकिन यह कोई साधारण आश्रय नहीं था। अंदर पहुँचते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस घर में जरूरत की लगभग हर सुविधा मौजूद होती है। इतने सुनसान और रहस्यमयी द्वीप पर इतनी व्यवस्थित व्यवस्था देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। यहीं से उन्हें एहसास होने लगता है कि शॉन के दादाजी ने इस रहस्यमयी द्वीप पर रहते हुए कितनी अद्भुत दुनिया खोज निकाली है। ट्री हाउस में पहुंचने के बाद कैलानी एक सुझाव देती है। वह शॉन के दादाजी से कहती है कि उनके पास जो रेडियो है उसकी मदद से बाहरी दुनिया से संपर्क किया जा सकता है और शायद मदद भी मंगाई जा सकती है। लेकिन दादाजी उसे बताते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। उनके अनुसार यह रेडियो तभी काम करेगा जब एक विशेष सैटेलाइट सही स्थिति में होगी। फिलहाल वह सैटेलाइट उचित दिशा में नहीं है और उसे वहां पहुंचने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगने वाला है। यह सुनकर कैलानी परेशान हो जाती है। वह हैरानी से पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि उन्हें पूरे 2 हफ्ते इस द्वीप पर ही रहना पड़ेगा। दूसरी ओर शॉन इस खबर से ज्यादा परेशान नहीं होता। उसे तो यह जगह बेहद रोमांचक लग रही थी। वह उत्साहित होकर कहता है कि यह द्वीप इतना शानदार है कि उसका यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। हैंक की सोच बिल्कुल अलग होती है। वह सख्त लहजे में कहता है कि चाहे जो भी हो वे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकने वाले। उसका लक्ष्य किसी भी तरह जल्द से जल्द घर लौटना था। दिन भर की थकान के बाद सभी आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही समूह द्वीप के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में शॉन एक बार फिर कैलानी के करीब आने की कोशिश करता है। वह उससे बातचीत शुरू करता है और साथ में घूमने का प्रस्ताव रखता है। कैलानी तुरंत उसे याद दिलाती है कि वे सब उसी की जिद की वजह से इस खतरनाक जगह पर फंसे हुए हैं, इसलिए उसे घूमने फिरने की नहीं बाहर निकलने की चिंता करनी चाहिए। फिर भी शॉन हार नहीं मानता। वह कैलानी से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है। कैलानी कुछ चीजें बताती है तो शॉन तुरंत कह देता है कि उसे भी वही सब पसंद है। थोड़ी देर बाद कैलानी अपनी एक खास पसंदीदा चीज का जिक्र करती है और शॉन फिर दावा कर देता है कि वह भी उसकी पसंदीदा चीजों में से एक है। शॉन को लगता है कि दोनों की पसंद काफी मिलती जुलती है, लेकिन तभी कैलानी मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने जानबूझकर गलत जवाब दिया था। वह चीज वास्तव में उसकी पसंदीदा थी ही नहीं। यह सुनकर शॉन पूरी तरह असहज हो जाता है और उसकी कोशिश फिर नाकाम हो जाती है। उसी समय हैंक वहां पहुंच जाता है। वह शॉन की हालत देखकर समझ जाता है कि उसकी योजना सफल नहीं हुई। मजाकिया अंदाज में हैंक उसे रिश्तों और बातचीत से जुड़ी कुछ सलाह देने लगता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि किसी को प्रभावित करने के लिए केवल उसकी हर बात से सहमत होना जरूरी नहीं होता। इसी दौरान गबातो भी वहां आ जाता है और मजाक मस्ती का माहौल बन जाता है। कुछ देर तक हल्की फुल्की नोकझोंक और हंसी मजाक चलता रहता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद उनके सामने एक चौंका देने वाला दृश्य आता है। वे एक विशाल और प्राचीन संरचना के पास पहुंचते हैं जो किसी पुराने महल या शहर के अवशेष जैसी दिखाई देती है। इमारतें सदियों से वीरान पड़ी लगती हैं, लेकिन उनकी भव्यता अब भी साफ नजर आती है। इस खोज से सभी रोमांचित हो जाते हैं। इसका मतलब था कि बहुत समय पहले इस रहस्यमयी द्वीप पर किसी उन्नत सभ्यता का अस्तित्व रहा होगा। दादाजी बताते हैं कि यह वही खोया हुआ क्षेत्र हो सकता है जिसकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। वर्षों तक लोग इसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई इसका पता नहीं लगा पाया। आगे बढ़ते हुए दादाजी भावुक हो जाते हैं। वे शॉन को बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल इस द्वीप की खोज में लगा दिए। उनका सपना था कि वे इस रहस्य को अपने बेटे के साथ मिलकर खोजें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि
कि एक दिन वे अपने पोते के साथ इस जगह तक जरूर पहुंचेंगे। अब जब वे वास्तव में उस रहस्यमयी द्वीप पर खड़े थे तो उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन भर का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। लेकिन तभी हैंक की नजर एक महत्वपूर्ण बात पर पड़ती है। वह जमीन के नीचे से रिसते पानी और आसपास के बदलावों को ध्यान से देखता है। अपने अनुभव के आधार पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह दादाजी से कहता है कि यह द्वीप स्थिर नहीं है और संभव है कि यह धीरे धीरे समुद्र में समा रहा हो। दादाजी बताते हैं कि उन्होंने पहले भी इस स्थिति का अध्ययन किया है। उनके अनुसार द्वीप एक दिन जरूर डूबेगा, लेकिन ऐसा होने में अब भी कई साल बाकी हैं। हैंक उनकी बात से सहमत नहीं होता। निर्माण कार्यों और संरचनाओं के अपने अनुभव के आधार पर वह कहता है कि स्थिति उनकी सोच से कहीं अधिक गंभीर है। यहीं से सभी के सामने एक नया और बड़ा खतरा उभरने लगता है जो उनकी पूरी यात्रा को बदल सकता था। हैंक आसपास के हालात का बारीकी से निरीक्षण करता है और उसे वही संकेत दिखाई देते हैं जो उसने पहले कई निर्माण स्थलों पर देखे थे। स्थिति का अंदाजा लगाकर वह गंभीर स्वर में कहता है कि यह द्वीप उतना सुरक्षित नहीं है जितना सभी समझ रहे हैं। उसके अनुसार पूरा द्वीप अगले 2 या 3 दिनों के भीतर समुद्र में समा सकता है। ये बात सुनते ही सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। तभी शॉन को एक महत्वपूर्ण जानकारी याद आती है। वह बताता है कि वर्षों पहले एक महान वैज्ञानिक ने एक विशेष पनडुब्बी बनाई थी और उसके बारे में कहा जाता है कि वह इसी रहस्यमयी द्वीप पर कहीं छिपी हुई है। अगर वे उस पनडुब्बी तक पहुंच जाएं, तो शायद सुरक्षित रूप से इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। इस सुराग के आधार पर सभी लोग उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। खोज के दौरान उन्हें कैप्टन नीमो की समाधि मिलती है। वहीं एक पुरानी पुस्तक भी छिपाकर रखी गई थी जिसमें उस गुप्त पनडुब्बी का स्थान दर्ज था। समाधि तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। एक बेहद संकरी सुरंग के माध्यम से अंदर जाना पड़ता था। केलानी साहस दिखाते हुए उस सुरंग से भीतर प्रवेश करती है। अंदर पहुंचकर वह कैप्टन नीमो का कंकाल देखती है जिसके पास वही महत्वपूर्ण पुस्तक सुरक्षित रखी हुई थी। केलानी सावधानी से पुस्तक उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है पूरा क्षेत्र हिलने लगता है। ऐसा महसूस होता है मानो द्वीप के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग उठी हो। खतरे को समझते हुए कैलानी तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़ती है और सही समय पर सुरंग से निकल आती है। बाहर आने के बाद दादाजी उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। कुछ देर की जांच पड़ताल के बाद उन्हें पनडुब्बी की लोकेशन का पता चल जाता है। समस्या यह थी कि वह स्थान काफी दूर था। दादाजी बताते हैं कि वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन उसे पार करने में बहुत समय लगेगा। दूसरा रास्ता छोटा और तेज है, मगर उसमें कई गंभीर खतरे मौजूद हैं। समय कम होने की वजह से समूह आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला करता है और शॉर्टकट वाले मार्ग को चुन लेता है। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां आसमान से किसी राख जैसी चीज की बारिश होती दिखाई देती है। पहले सभी को लगता है कि पास के ज्वालामुखी से राख उड़कर आ रही है, लेकिन जब वे उसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वह राख नहीं बल्कि सोने के बारीक कण हैं। थोड़ी दूर पर मौजूद ज्वालामुखी से वास्तव में सोने का विशाल भंडार बाहर निकल रहा होता है। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि सभी कुछ क्षणों के लिए हैरान रह जाते हैं। शॉन उत्साहित होकर वहां जाकर सोना इकट्ठा करने का विचार रखता है, लेकिन हैंक उसे तुरंत रोक देता है। वह समझाता है कि इस समय उनका सबसे बड़ा लक्ष्य पनडुब्बी तक पहुंचना और सुरक्षित बाहर निकलना है। अगर वे लालच में पड़कर समय बर्बाद करेंगे तो शायद द्वीप के साथ समुद्र में डूब जाएंगे। हैंक की बात सुनकर सभी सहमत हो जाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आगे बढ़ते हुए वे नक्शे और कंपास की मदद से रास्ता तलाशते रहते हैं। हालांकि कई मोड़ और कठिन रास्तों से गुजरने के बाद वे लगभग उसी क्षेत्र में वापस पहुंच जाते हैं जहां से आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। उन्हें ऊंचाई पर स्थित एक स्थान तक पहुंचना था, लेकिन वहां जाने का कोई सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दादाजी के मन में एक अनोखा विचार आता है। वे कुछ देर के लिए जंगल के भीतर चले जाते हैं। बाकी लोग हैरानी से उनका इंतजार करते रहते हैं। कुछ समय बाद जब वे वापस लौटते हैं तो सभी की आंखें खुली रह जाती हैं। दादाजी एक विशाल मधुमक्खी की पीठ पर सवार होकर लौट रहे होते हैं। यह नजारा किसी कल्पना से कम नहीं था। दादाजी मुस्कुराते हुए बाकी लोगों से भी इन विशाल मधुमक्खियों पर बैठने के लिए कहते हैं। शुरुआत में हैंक को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन शॉन और कैलानी बिना देर किए दूसरी मधुमक्खी पर सवार हो जाते हैं। उन्हें आराम से उड़ते देखकर हैंक भी हिम्मत जुटाता है और आखिरकार एक मधुमक्खी पर बैठ जाता है। कुछ ही क्षणों में पूरा समूह हवा में उड़ रहा होता है। ऊपर से द्वीप का दृश्य बेहद शानदार दिखाई देता है और सभी इस अनोखे अनुभव का आनंद लेने लगते हैं। गाबाटो तो इतना उत्साहित हो जाता है कि वह खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना रोमांचक सफर नहीं किया। इस तरह उनकी खतरनाक लेकिन रोमांच से भरी यात्रा एक बार फिर नए मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक मजेदार घटना घटती है। ऊपर से उड़ रहे एक बड़े पक्षी की बीट सीधे गबाटो पर आ गिरती है। इससे पहले कि कोई इस बात पर प्रतिक्रिया दे पाता, एक विशालकाय पक्षी उनकी मधुमक्खियों को शिकार समझकर उन पर झपट पड़ता है। खतरे को देखते ही सभी लोग अपनी अपनी मधुमक्खियों को तेजी से घने पेड़ों और झाड़ियों की ओर मोड़ देते हैं ताकि पक्षी उन्हें आसानी से न देख सके। लेकिन कुछ ही देर में एक नहीं
बल्कि दो विशाल पक्षी उनके पीछे पड़ जाते हैं और लगातार हमला करने लगते हैं। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। तभी हैंक और दादाजी मिलकर एक योजना बनाते हैं। सही समय देखकर वे दोनों पक्षियों को ऐसी दिशा में ले जाते हैं कि वे सीधे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जोरदार टक्कर के बाद दोनों पक्षी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। एक और विशाल पक्षी शॉन और कायलानी के पीछे लगा हुआ था। पीछा करते करते वह अचानक उनकी ओर झपटता है। इस हमले से कायलानी का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका पकड़ छूट जाती है। वह तेजी से नीचे गिरने लगती है। कायलानी को गिरता देखकर शॉन बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए नीचे की ओर बढ़ता है। सही समय पर वह उसे पकड़ लेता है और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। लेकिन इस दौरान वह खुद मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि विशाल पक्षी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। शॉन अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है और एक चतुर चाल चलकर उस पक्षी को भ्रमित कर देता है। आखिरकार वह किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने में सफल हो जाता है। हालांकि इस पूरे संघर्ष में उसके पैर में चोट लग जाती है। बाद में हैंक और दादाजी उसकी चोट का इलाज करने की कोशिश करते हैं। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए हैंक मजाकिया अंदाज में गाना भी गाने लगता है ताकि शॉन का ध्यान दर्द से हट सके। दूसरी तरफ केलानी और उसके पिता गबातो पानी लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में गबातो अपनी बेटी से एक निजी सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि क्या उसे शॉन पसंद है। केलानी तुरंत इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। गबातो मुस्कुराते हुए उसे समझाता है कि शॉन उतना बुरा लड़का नहीं है जितना वह दिखाने की कोशिश करती है। तब केलानी अपनी चिंता बताती है। वह कहती है कि जब यह रोमांच खत्म होगा तब शॉन अमेरिका लौट जाएगा, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, जबकि वह अपनी छोटी सी दुनिया में ही रह जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर गबातो भावुक हो जाता है। वह उससे वादा करता है कि एक दिन वह भी कॉलेज जाएगी और वह किसी भी तरह उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही सभी लोग आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, शॉन की नजर एक गंभीर समस्या पर पड़ती है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि हैंक का अनुमान सही था और द्वीप सचमुच डूबने की प्रक्रिया में है। अब समय उनके खिलाफ था। सभी लोग जल्दी जल्दी पनडुब्बी की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी कायलानी को एहसास होता है कि उसका पिता गबातो उनके साथ नहीं है। यह जानकर वह घबरा जाती है और तुरंत घोषणा करती है कि वह अपने पिता को ढूंढने जा रही है। वह बाकी लोगों से कहती है कि वे पनडुब्बी की ओर बढ़ते रहें। अगर वह समय पर वापस नहीं आ सकी तो उन्हें उसके बिना ही निकल जाना चाहिए। शॉन ये सुनते ही विरोध करता है। वह कायलानी को अकेले जाने से रोकने की कोशिश करता है और उसके साथ चलने की बात कहता है। लेकिन हैंक उसे याद दिलाता है कि उसका पैर घायल है और वह इतनी लंबी तथा खतरनाक यात्रा नहीं कर पाएगा। तभी दादाजी आगे आते हैं। वे कहते हैं कि कायलानी के साथ वे खुद जाएंगे। उनका मानना था कि इस पूरी मुहिम में उन्होंने ही सभी को इस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए अब किसी को खतरे में अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। कायलानी भी शॉन को भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही वापस लौट आएगी। इतना कहकर वह दादाजी के साथ अपने पिता की तलाश में निकल पड़ती है, जबकि बाकी लोग पनडुब्बी तक पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी ओर गबातो अकेले ही उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां चारों तरफ सोने जैसी चमक बिखरी हुई थी। वहां का दृश्य देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उत्साह में वह लगभग गिर पड़ता है। उसकी नजर सामने पड़े एक विशाल सुनहरे पत्थर पर जाती है और उसे लगता है कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म हो सकती हैं। सोने को देखकर गबातो भावुक हो जाता है। वह कल्पना करने लगता है कि इस धन की मदद से वह कायलानी के सारे सपने पूरे कर सकेगा और उसे अच्छी शिक्षा दिला पाएगा। इसी उम्मीद में वह उस सुनहरी चट्टान से सोना निकालने की कोशिश शुरू कर देता है। उधर हैंक और शॉन नक्शे में बताई गई पनडुब्बी की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई पनडुब्बी दिखाई नहीं देती। चारों तरफ देखने के बावजूद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो शॉन निराश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उनका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया है। तभी हैंक की नजर एक पुरानी धातु की सीढ़ी पर पड़ती है जो पानी की ओर जाती दिखाई देती है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि वे गलत जगह पर नहीं हैं। असल समस्या यह थी कि द्वीप के डूबने की वजह से पानी का स्तर तेजी से बढ़ चुका था। जिस पनडुब्बी की वे तलाश कर रहे थे वह अब समुद्र के भीतर काफी नीचे छिप चुकी थी। स्थिति को समझते हुए हैंक अपने बैग में मौजूद सामान की मदद से एक अस्थायी ऑक्सीजन व्यवस्था तैयार करता है ताकि वे पानी के भीतर उतर सकें। दोनों जोखिम उठाने का फैसला करते हैं और पनडुब्बी तक पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं। इसी बीच कायलानी अपने पिता की तलाश करते हुए आखिरकार उस स्थान तक पहुंच जाती है जहां गबातो सोने की चट्टान को खोदने में लगा हुआ था। अब उसे पता चलता है कि वह कोई छोटा पत्थर नहीं बल्कि विशाल सोने की चट्टान थी। कायलानी अपने पिता को रोकती है और समझाती है कि इस समय सोने से ज्यादा जरूरी उनकी सुरक्षा है। वह भावुक होकर कहती है कि उसे धन दौलत की नहीं बल्कि अपने पिता की चिंता है। उसके लिए सबसे कीमती चीज उसका परिवार है। अपनी बेटी की बात सुनकर गबातो का नजरिया बदल जाता है और वह उसके साथ वहां से लौटने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हैंक और शॉन पानी में छलांग लगा देते हैं। वे गहराई में उतरते हुए आगे बढ़ते हैं। काफी नीचे पहुंचने के बाद आखिरकार उन्हें वही चीज दिखाई देती है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, कैप्टन नीमो की छिपी हुई पनडुब्बी को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। वे तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और प्रवेश का रास्ता खोज लेते हैं। अंदर जाने के बाद
वे एक नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचते हैं। वहां मौजूद तंत्र को सक्रिय करने पर पानी का स्तर नियंत्रित होने लगता है, जिससे वे आराम से सांस ले पाते हैं और आगे की खोज जारी रखते हैं। अब उनका अगला लक्ष्य पनडुब्बी को चालू करना था। दोनों उसके नियंत्रण कक्ष में पहुंचकर उसे शुरू करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ दादाजी और कैलानी भी गबाटों की तलाश जारी रखते हैं। रास्ते में दादाजी प्रकृति के संकेतों का उपयोग करते हुए दिशा का अनुमान लगाते हैं। वे मकड़ी के जालों और आसपास के वातावरण को देखकर आगे बढ़ते रहते हैं। उधर पनडुब्बी के भीतर हैंक और शॉन उसकी प्रणाली की जांच करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि मशीन पूरी तरह खराब नहीं हुई है। उसे चालू करने के लिए केवल एक शक्तिशाली विद्युत झटके की आवश्यकता है। अब उनके सामने चुनौती यह थी कि इतनी ऊर्जा कहां से लाई जाए ताकि पनडुब्बी फिर से सक्रिय होकर उन्हें इस डूबते हुए द्वीप से बाहर निकाल सके। तभी उनकी नजर बाहर तैर रही एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल पर पड़ती है। उसे देखकर हैंक के दिमाग में एक योजना आती है। दोनों फैसला करते हैं कि उसी ईल की विद्युत शक्ति का उपयोग करके पनडुब्बी को सक्रिय किया जा सकता है। योजना के अनुसार हैंक एक लंबी केबल को धातु की छड़ से जोड़ता है और उसे ईल तक पहुंचाने की तैयारी करता है। जाने से पहले शॉन भावुक हो जाता है। वह हैंक से कहता है कि उसकी जिंदगी में कई लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं और वह नहीं चाहता कि हैंक भी उसे अकेला छोड़ दे। शॉन की बात सुनकर हैंक उसे भरोसा दिलाता है कि वह वापस जरूर आएगा। यह पल दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देता है। उधर कैलानी और दादाजी भी वापस लौट आते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें शॉन और हैंक दिखाई नहीं देते। इसी दौरान द्वीप पर हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। जमीन जगह जगह से टूटने लगती है और समुद्र का पानी अंदर घुसने लगता है। कुछ ही देर में ऐसा लगता है मानो पूरा द्वीप समुद्र में समाने वाला हो। भागते भागते कैलानी और दादाजी एक बड़े पत्थर पर फंस जाते हैं। चारों तरफ पानी भरता जा रहा था और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूसरी ओर हैंक इलेक्ट्रिक ईल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होता है। शॉन एक बैटरी की रोशनी से ईल पर नजर बनाए रखता है ताकि उसे सही दिशा में लाया जा सके। रोशनी देखकर ईल उनकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए ईल शॉन की नजरों से ओझल हो जाती है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी अचानक वह विशाल जीव बेहद करीब आ जाता है। अगले ही पल ईल पनडुब्बी के आसपास तेज झटके देने लगती है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। शॉन तुरंत रोशनी का फोकस बदलता है ताकि ईल का ध्यान सही दिशा में रहे। जैसे ही ईल हैंक की ओर बढ़ती है, हैंक सही समय पर अपनी छड़ उसकी ओर बढ़ा देता है। संपर्क होते ही शक्तिशाली विद्युत ऊर्जा केबल के माध्यम से पनडुब्बी तक पहुंच जाती है। यही वह झटका था जिसकी उन्हें जरूरत थी। शॉन तुरंत नियंत्रण प्रणाली सक्रिय करता है और इस बार पनडुब्बी सफलतापूर्वक चालू हो जाती है। दोनों राहत की सांस लेते हैं और बिना समय गंवाए कैलानी, गबातो और दादाजी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कैलानी को लगने लगता है कि अब शायद बचना संभव नहीं होगा। भावुक होकर वह अपने पिता से अपने प्यार का इजहार करती है। तभी जिस चट्टान पर वे खड़े थे वह भी टूटने लगती है और तीनों पानी में गिर पड़ते हैं। समुद्र की उफनती लहरों के बीच वे एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। ठीक उसी समय शॉन और हैंक पनडुब्बी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वे तेजी से उन्हें अंदर खींच लेते हैं और सभी सुरक्षित रूप से पनडुब्बी में पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही सभी राहत महसूस करते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। डूबते हुए द्वीप के कारण चारों तरफ विशाल चट्टानें टूटकर समुद्र में गिर रही थीं। यदि उनमें से कोई भी पनडुब्बी से टकरा जाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। कुछ ही क्षणों बाद उनके सामने एक विशाल चट्टान आ जाती है और टक्कर लगभग तय लगने लगती है। ऐसे समय में हैंक तुरंत जिम्मेदारी बांट देता है। वह सबसे कहता है कि रज्जू कालिया का वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, और साथ ही वह गबाटो को पनडुब्बी नियंत्रित करने के लिए कहता है, जबकि शॉन को अपने संकेतों के अनुसार आवश्यक नियंत्रण बटन दबाने को कहता है। इसी अफरा तफरी के बीच कैलानी शॉन की ओर देखकर मुस्कुराती है और उसे इस अविश्वसनीय रोमांचक यात्रा के लिए धन्यवाद देती है। माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है। हैंक मजाकिया अंदाज में शॉन से कहता है कि यह उसका हीरो बनने का मौका है और उसे आत्मविश्वास से पेश आना चाहिए, लेकिन शॉन कुछ कह पाता उससे पहले कैलानी आगे बढ़ती है और उसे चूम लेती है। इस अप्रत्याशित पल से शॉन पूरी तरह चौंक जाता है, जबकि बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। खतरों से घिरी उस यात्रा के बीच यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे शायद कभी नहीं भूलने वाले थे।